आज हम किसी इतिहास की किताब के पन्ने नहीं पलट रहे हैं, नहीं, हम एक बुरे सपने में उतरने वाले हैं। एक ऐसा सपना जो दुनिया के बदलने से ठीक 24 घंटे पहले शुरू हुआ था। चलिए समय में पीछे चलते हैं, उन आखिरी शांत लम्हों में जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। सोचिए, इतना आत्मविश्वास, ये शब्द सोवियत संघ के एक बड़े एकेडमिशियन के थे। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो अहंकार था जो अक्सर बड़ी बड़ी त्रासदियों से ठीक पहले दिखाई देता है। उन्हें सच में लगता था कि उन्होंने एटम को पालतू बना लिया है, कि वो किसी चाय की केतली जितना ही सुरक्षित है। तो चलिए उस दिन में चलते हैं, तबाही से ठीक एक दिन पहले। जगह है प्रिप्यत और माहौल किसी सपने जैसा है। खूबसूरत वसंत का दिन है, हवा में आने वाली छुट्टियों की खुशबू है, सब कुछ एकदम परफेक्ट। बच्चे खेल रहे हैं, लोग अपने कामों में लगे हैं। किसी को दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये शांति एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। ये पूरा शहर प्रिप्यत असल में परमाणु के वादे पर ही तो बना था। सोचिए, वहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर वो विशाल न्यूक्लियर प्लांट। वो उनके लिए कोई डर की चीज नहीं थी, बल्कि गर्व की बात थी, उनके भविष्य की गारंटी थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस चीज पर उन्हें इतना गर्व है, वही एक अदृश्य दुश्मन बनकर उन्हें देख रहा है। और यहीं से कहानी का वो मोड़ आता है जहां सब कुछ बदलना शुरू होता है। एक सेफ्टी टेस्ट। सुनने में कितना मामूली लगता है ना? बस ये देखना था कि अगर प्लांट की बिजली चली जाए तो क्या टरबाइन बंद होते होते सिर्फ 60 सेकंड के लिए कूलेंट पंप को चला सकते हैं? बस 1 मिनट। इतना छोटा सा सवाल था, लेकिन इसका जवाब बहुत भयानक होने वाला था। अब बात और भी गंभीर हो जाती है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था, ये कोई रूटीन चेक नहीं था। ये टेस्ट इससे पहले 3 बार फेल हो चुका था। और इस बार मॉस्को से जबरदस्त प्रेशर था कि इसे पास करना ही है। मतलब असफलता का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। और फिर किस्मत ने अपना खेल खेला। एक दूसरे पावर प्लांट में कुछ दिक्कत हुई, जिसकी वजह से इस टेस्ट में पूरे 9 घंटे की देरी हो गई। और अब ये टेस्ट दिन की तैयार टीम के हाथ से निकलकर रात की एक ऐसी शिफ्ट के पास आ गया जिन्हें इसके बारे में ठीक से बताया ही नहीं गया था। सोचिए, आधी रात का वक्त, थके हुए ऑपरेटर्स और उनके सामने एक ऐसा टेस्ट जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते। चलिए अब सीधे चलते हैं कंट्रोल रूम नंबर 4 के अंदर। वो जगह जहां अगले कुछ घंटों में छोटे छोटे गलत फैसले एक ऐसी चेन बनाने वाले थे जिसका आखिरी सिरा तबाही से जुड़ा था। अंदर का माहौल अब बिगड़ने लगा था। ऑपरेटर्स के बीच कंफ्यूजन था, ऊपर से प्रेशर। रिएक्टर अजीब तरह से बिहेव कर रहा था, जैसे कोई काबू से बाहर होता हुआ जानवर। वो एक ऐसी मशीन से जूझ रहे थे जो अब उनकी सुन नहीं रही थी। रिएक्टर के अंदर एक तरह का परमाणु जहर, जिसे जेनॉन पॉइजनिंग कहते हैं, वो उसे अंदर से चोक कर रहा था। और उसे ठीक करने की उनकी हर कोशिश हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ रही थी। और फिर उन्होंने पहली बड़ी गलती की, एक बहुत बड़ी गलती। उन्होंने इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम को जानबूझकर बंद कर दिया। क्यों? ताकि वो टेस्ट में कोई रुकावट ना डाले। सोचिए, टेस्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे जरूरी सेफ्टी नेट ही हटा दिया। इसके बाद जो हुआ वो ऐसा था जैसे कोई तेज रफ्तार कार के ब्रेक ही निकाल दे। पावर को वापस बढ़ाने के लिए उन्होंने रिएक्टर की लगभग सारी कंट्रोल रॉड्स बाहर खींच ली। ये वो रॉड्स थी जो रिएक्शन को कंट्रोल करती थी। ये एक ऐसा काम था जिसे करने की सख्त मनाही थी, एक ऐसा नियम जिसे कभी नहीं तोड़ा जाना था। और जब एक जूनियर ऑपरेटर ने नियमों की किताब की तरफ देखा तो उसके सुपरवाइजर ने कहा, उन निर्देशों को फॉलो करो जिन पर लाइन खींची हुई है, मतलब जो नियम काटे गए हैं उनका पालन करो। ये एक लाइन उस रात के पूरे माहौल को बता देती है। नियम तोड़ो पर टेस्ट पूरा करो, किसी भी कीमत पर। अब घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वक्त है रात के 1:23। सुपरवाइजर अनातोली डायटलोव का दबाव बढ़ता जा रहा है और आखिरकार ऑपरेटर्स टेस्ट शुरू करने का बटन दबा देते हैं। धमाके से ठीक पहले के ये आखिरी कुछ सेकंड्स हैं। ये वो पॉइंट था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। टेस्ट शुरू हो चुका था और फिर अचानक कंट्रोल रूम में बैठे लोगों के होश उड़ गए। सारे इंडिकेटर्स लाल हो चुके थे, अलार्म चीख रहे थे, पावर रॉकेट की तरह ऊपर भाग रही थी। उन्हें समझ आ चुका था कि उन्होंने कंट्रोल खो दिया है। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर रिएक्टर की पावर अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से 10 गुना, फिर 100 गुना ज्यादा हो गई। कोर के अंदर एक अनकंट्रोल्ड जबरदस्त ताकत पैदा हो रही थी।
घबराहट में एक ऑपरेटर ने वो बटन दबाया जो आखिरी उम्मीद थी, AZ5 इमरजेंसी शटडाउन बटन, जिसे स्क्रैम बटन भी कहते हैं। ये रिएक्टर को बचाने वाला आखिरी हथियार था। लेकिन विडंबना देखिए, वही बटन डेटोनेटर बन गया। पर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उस रिएक्टर के डिजाइन में ही एक बहुत बड़ी छिपी हुई खामी थी। जिन कंट्रोल रॉड्स को रिएक्शन को रोकना था, उनके सिरों पर ग्रेफाइट लगा था, और जैसे ही रॉड्स अंदर गईं, उन्होंने रिएक्शन को रोकने के बजाय कुछ सेकंड के लिए उसे और भी ज्यादा भड़का दिया। जो इलाज था वही जहर बन गया। और फिर एक के बाद एक 2 जबरदस्त धमाके हुए। पूरा प्लांट कांप उठा और 1200 टन वजनी रिएक्टर की छत एक खिलौने की तरह हवा में उछली और इमारत को फाड़कर बाहर निकल गई। नरक के दरवाजे खुल चुके थे। अब सब कुछ बदल चुका था। धमाके के बाद जो मंजर था वो किसी और ही दुनिया का था। ऐसा लग रहा था जैसे फिजिक्स के सारे नियम टूट चुके हों। और उस वक्त प्रिपियत के लोग जो अपनी खिड़कियों से देख रहे थे, उन्हें कुछ और ही नजर आ रहा था। एक चश्मदीद ने बाद में बताया, आसमान में बहुत सारे रंग थे, नारंगी, लाल, नीला, खून जैसे रंग। एक इंद्रधनुष, वो बहुत सुंदर था। सुंदर, लेकिन वो खूबसूरती एक धोखा थी। वो इंद्रधनुष असल में आयनाइज्ड हवा थी, यानी घातक रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, गामा किरणों और न्यूट्रॉन्स का एक चमकता हुआ खंभा जो सीधे आसमान में हजारों मीटर ऊपर जा रहा था। वो मौत का एक खूबसूरत नजारा था। और यही सबसे डरावनी बात है। प्रिपियत के लोग आसमान में एक खूबसूरत चमक देख रहे थे, जबकि हकीकत में हवा में जहर घुल चुका था। एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जो उनके शरीर में, जमीन में, हर चीज में समा रहा था, और उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी। और इस अदृश्य दुश्मन के पहले शिकार बने वो फायर फाइटर्स, जो ये सोचकर वहां पहुंचे थे कि छत पर आग लगी है। बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के उन्होंने अपने नंगे हाथों से रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट के टुकड़े उठाए। उस रात उनमें से 2 की मौत हो गई, और आने वाले हफ्तों में 28 और सबसे तकलीफदेह बात, पूरे 36 घंटों तक शहर के लोगों को कोई चेतावनी नहीं दी गई। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देती है। कैसे कुछ इंसानी गलतियां, एक थकी हुई रात और नियमों को ताक पर रखने का एक फैसला दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु तबाही की वजह बन गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल में एक सामान्य दिन और पूरी बर्बादी के बीच की लकीर कितनी पतली होती है।